नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं नो फिल्टर। आज हमारे साथ परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, एडीसी तथा अन्य कमेंडेशन कार्ड और मेडलों से सम्मानित भारतीय वायुसेना के पूर्व वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सेवानिवृत्त अनिल खोसला सर मौजूद हैं। 4000 से अधिक घंटे जगुआर और MiG-21 जैसे लड़ाकू विमानों को उड़ा चुके हैं। एयर ऑपरेशंस की रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। भारतीय वायु शक्ति पर उनकी गहरी पकड़ है। बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में एयर पावर की परिभाषा तेजी से बदल रही है। स्टेल्थ फाइटर्स, AI ड्रोन और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर आने वाले युद्धों की दिशा तय कर रहे हैं। ऐसे दौर में भारत की तैयारी, AMCA का भविष्य और भारतीय वायुसेना की रणनीति पर आज हम उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। सर, आपका प्रभा साक्षी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनय। आपने बहुत काइंड वर्ड जो यूज किए मेरे लिए, उसके लिए, और मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी कि, और आप शुभकामनाएं आपको, आपकी चैनल को और आपके सारे व्यूअर्स को। और आई एम फीलिंग प्रिविलेज कि मेरे को ये मौका मिला है कि आप सबसे बात करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। क्या भारत AMCA या एमका के साथ बहुत देर कर चुका है? अगर आप कंपैरेटिव करें कि हाँ भाई चाइना और इंडिया के उसमें, तो ऑब्वियसली आपका जो कहना है वो करेक्ट है कि हमारे उसमें डिले हो गया है, देर हो गई है। बट मेरे ख्याल से अभी जो पलड़ा जो भारी है वो Su-57 की तरफ है। क्या इंजन टेक्नोलॉजी आज भी भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है? तो इंजन के बगैर अब आप खाली खोखा बना के इसमें जितने भी सिस्टम डाल लीजिए तो जहाज तो नहीं उड़ेगा। और इंजन हमारी प्रॉब्लम है। तो वो मैंने डोकलम ऑपरेशंस हैंडल किए और मैं वाइस चीफ था जब बालाकोट। तो मेरे को खुशी होती है कि एंड में जाके मेरे सर्विस करियर में एटलीस्ट ये दोनों अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आज दुनिया में एयर पावर का नया समीकरण क्या बन रहा है? क्या लड़ाकू विमान अब भी युद्ध का केंद्र है या ड्रोन इसकी जगह लेने लगे? जो अभी ने बड़ा ये क्वेश्चन सभी पूछ रहे हैं आजकल कि जैसे आपने इंट्रो में बताया कि AI आ रहा है और प्रोसेसिंग पावर जहाज ड्रोन्स का बहुत बढ़ गया है और ऑटोनोमस होते जा रहे हैं ड्रोन्स। तो प्लस लॉन्ग रेंज वेक्टर्स की लड़ाई हो रही है जो मिसाइल्स की, इसमें फाइटर जहाज की जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो रही है। तो फैक्ट ये है कि जो फाइटर लड़ाकू जहाज हैं ये जो एयर पावर के बैकबोन है, तो ये अभी चेंज नहीं हुआ है। चेंज क्या हुआ है कि जो उनका इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम मतलब कि जो एनवायरनमेंट जिसमें वो ऑपरेट कर रहे हैं वो चेंज हो रहा है कि उनके जो नेटवर्क एनवायरनमेंट है उसमें काम कर रहे हैं, जिसमें क्या है लॉन्ग रेंज वेक्टर्स भी हैं, उसमें ड्रोन्स भी हैं, उसमें एयरबोर्न वार्निंग जैसे अवैक्स और AWC भी हैं। अभी हाल में न्यूज़ मिला था कि नेत्रा जो हमारा इंडिजिनस है उसको ऑपरेशनल क्लियरेंस मिल गया है। तो स्पेस बेस्ड सिस्टम्स हैं, ड्रोन्स हैं, रिफ्यूलर्स हैं। तो ये पूरा जो ग्राउंड और एयरबोर्न सिस्टम्स का है, इसका पूरा नेटवर्क जो है उसमें ये ऑपरेट कर रहा है लड़ाकू जहाज जो है। और जो ड्रोन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो मिशंस जो वो ले रहे हैं जो कि बहुत ही रिस्की हैं और जो कि मैन्ड एयरक्राफ्ट के लिए रिस्की है, वो ड्रोन्स यूटिलाइज किया जा रहा है। तो ट्रेंड जो है अभी एट द मोमेंट जो है उसको बोलते हैं MUMT, मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग, कि दोनों इकट्ठे काम करते हैं। तो जो मैन्ड है वो हाई एंड मिशंस लेता है जो कंटेस्टेड एयर स्पेस में, कंटेस्टेड जहाँ पर लड़ाई चल रही है। और जो ड्रोन्स हैं वो ट्रिपल है, मीन्स उसमें जो अगर लॉस होता भी है ड्रोन का तो इतना लॉस नहीं है जितना कि लड़ाकू जहाज में पायलट के साथ जो लॉस होता है। तो जो हाइब्रिड मॉडल है ये अभी जो है स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी बन गया। हाइब्रिड मॉडल मतलब कि दोनों साथ में काम करें। तो एट द मोमेंट लड़ाकू जहाज की इम्पोर्टेंस कम नहीं हुई है, लेकिन उसका माहौल जो है, उसका ऑपरेट करने का तरीका जो है, उसका ऑपरेट करने का एनवायरनमेंट है वो चेंज। रूस का Su-57, अमेरिका का F-35, दोनों की फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। एक एयर कॉम्बैट पर जोर देता है, दूसरा नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर पर। भविष्य किसका है? हाँ विनय, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो अमेरिका अगर आप देखें, USA वो काफी सदियों से जो एयर पावर है उसको डोमिनेट कर रहा है। और वो कैसे डोमिनेट कर रहा है? टेक्नोलॉजी से। उसके जहाज देखिए, जो जहाज वो प्रोड्यूस करता है वो टेक्नोलॉजी की सबसे एडवांस होते हैं दुनिया में। तो इस तरह से वो पूरा जो एयर पावर का एनवायरनमेंट है उसको डोमिनेट करता है। तो जो F-35 है इसको भी उसने इसी इरादे से बनाया था कि
वो आगे चल के कुछ सदियों तक वो पूरा एयर पावर को डोमिनेट करता रहे। उसका जो क्लेम है, जैसे आपने बोला कि सेंसर फ्यूजन की सारे सेंसर फ्यूज्ड हैं टुगेदर, उसकी जो सिचुएशनल अवेयरनेस पायलट की बहुत हाई है, नेटवर्क एनवायरनमेंट उसकी बहुत हाई है। तो उसकी जो कैपेबिलिटी जो बोलते हैं कि टू डिटेक्ट, क्लासिफाई एंड एंगेज एनिमी एयरक्राफ्ट एंड एनिमी टारगेट्स, वो दूर से, वो बीवीआर, ओके, वो बहुत हाई है। तो ये क्लेम है F-35 का। और Su-57 देखिए, अगर आप रशियन फिलॉसफी, आपने करेक्ट बोला, उनकी मैन्यूवरेबिलिटी बहुत अच्छी है। हमने जो Su-30 लिए थे, उनकी मैन्यूवरेबिलिटी बहुत अच्छी है। अब Su-57 को मैंने एरो इंडिया में देखा था, तो वो जो फिजिक्स के जितने भी लॉ होते हैं, एरोडायनामिक्स के जितने भी लॉ होते हैं, उनको वो उनके बियॉन्ड है वो। मतलब वो जहाज ऐसे लगता है कि जैसे कि हवा में कोई पत्ता लहलहा रहा है हवा में। तो वो बहुत ही मैन्यूवरेबिलिटी उनकी बहुत अच्छी है। और टेक्नोलॉजी वाइज उनकी भी नेटवर्क एनवायरनमेंट है, उनकी भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, उनका भी काफी टेक्नोलॉजी है, बट कंपैरेटिवली माना जाता है कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी स्लाइटली अहेड है। तो ये तो हो गया बैकग्राउंड। अब आपने पूछा कि फ्यूचर किसका है, तो फ्यूचर जो है ऑब्वियसली ट्रेंड है नेटवर्क एनवायरनमेंट का। जो जहाज हैं उनका कंप्यूटिंग पावर बहुत बढ़ते जा रहा है, क्योंकि मिनिएचराइजेशन आ गई है। छोटे-छोटे चिप में कंप्यूटिंग पावर बहुत हाई है, और वो आइडियल है एयर ऑपरेशंस के लिए, क्योंकि एयर ऑपरेशन में सिस्टम जो चाहिए वो हल्के चाहिए, वो छोटे चाहिए, और कंप्यूटिंग पावर बहुत बढ़ गया है। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी जो बहुत हाई है, तो जो भी इंफॉर्मेशन डोमिनेट कर सकता है हवा में, वो लड़ाई में जीतेगा। तो उसका कारण ये है कि वो ये जो सेंसर टू शूटर चेन होती है, उसमें टाइम जो है, जो कम से कम होना चाहिए, कि आपने एनिमी के जहाज को सेंस किया, एनिमी के प्रोजेक्टाइल को, प्लेटफॉर्म को, जो भी है टारगेट को सेंस किया, उसको क्लासिफाई किया, डिटेक्ट किया, उसके बाद उसको एंगेज किया। तब आप अभी आप 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, तो अब आप देखिए जो 6th जनरेशन जहाज हैं, उनमें मल्टी डोमेन इंटीग्रेशन हो रहा है। एयर, स्पेस, स्पेस बेस्ड जितने भी सिस्टम्स हैं, आपके साइबर सिस्टम्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हो गए, तो ये मल्टी डोमेन का फ्यूजन हो रहा है 6th जनरेशन जहाजों में। तो जी। पहले जो होता था, लड़ाई होती थी पायलट सेंट्रिक, अभी क्या हो रही है, प्लेटफॉर्म सेंट्रिक हो रही है, कि जहाज इतने कैपेबल हो गए हैं कि आपको एनिमी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। पायलट की जो कैपेबिलिटी है, वो जो पहले की होती थी, उसकी जरूरत ही नहीं है, जो क्लोज कॉम्बैट की जरूरत ही नहीं है, आप दूर से ही मार करते हैं। तो पायलट सेंट्रिक से वो प्लेटफॉर्म सेंट्रिक होती जा रही है जो लड़ाई है आजकल की। चीन के पास भी J-20 पहले से है। क्या भारत AMCA या एमका के साथ बहुत देर कर चुका है या फिर अभी भी गेम पलटा जा सकता है? ये क्वेश्चन सारे सभी पूछ रहे हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा कि चाइना के पास J-20 उन्होंने इंडक्ट कर लिए हैं, और ऑलमोस्ट 1 डिकेड से फ्लाई कर रहे हैं, और ऑपरेशनली मैच्योर हो रहा है जहाज। और नॉट ओनली J-20 जो 5th जनरेशन है, उन्होंने ऑल्सो 6th जनरेशन प्रोटोटाइप भी उड़ाए हैं। रिपोर्ट आई है 2024 में, 25 में, कि हाँ भाई 2 टाइप के प्रोटोटाइप उन्हें उड़ाए। तो उनकी जो एविएशन इंडस्ट्री और डिफेंस इंडस्ट्री है, वो काफ़ी प्रोग्रेस कर रही है। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारा एमका प्रोग्राम है और तेजस प्रोग्राम, आपको पता ही है कि पहले काफ़ी डिलेज हो गए उसमें। जी, अभी जी। उससे मार्क 1 ए की डिलीवरी रुकी हुई है इंजन्स के, उसके बाद मार्क 2 आएगा, उसके बाद एमका आएगा। तो अगर आप कंपैरेटिव करें कि हाँ भाई चाइना और इंडिया के उसमें, तो ऑब्वियसली आपका जो कहना है वो करेक्ट है कि हमारे उसमें डिले हो गया है, देर हो गई है। लेकिन अभी हमको 5th या 6th गियर में जाने की ज़रूरत है। हमने काफ़ी, गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रोत्साहन दिया है इस प्रोसेस को, डिफेंस इंडस्ट्री को, और जो अभी हमको ये ज़रूरत है कि जो हमारी एयर पावर इंडस्ट्री है, उसको काफ़ी बूस्ट मिले। लेकिन उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हैं। अब जैसे आप इंजन टेक्नोलॉजी देख लीजिए, इंजन टेक्नोलॉजी में हमारी प्रॉब्लम है। अभी हम रिलायंट है अमेरिका पे, और वो जो हमारे मार्क 1 ए की डिलीवरी है वो रुकी हुई है, क्योंकि इंजन नहीं आ रहे हैं। जी। अच्छा, दूसरा रडार और एवियोनिक्स एंड हाई टेक्नोलॉजी जो सिस्टम्स हैं, वो भी अभी हमको थोड़ा प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है कि रिवर्सल नहीं हो सकता है, सब कंट्रीज़ इसी फेज़ के थ्रू गए हैं, लेकिन हमको अभी क्या ज़रूरत है कि हमको पूरी डिफेंस इंडस्ट्री और एयर पावर इंडस्ट्री को बूस्ट देने की ज़रूरत है, मॉनेटरी सपोर्ट लेने की ज़रूरत है, उसमें काफ़ी कॉस्ट लगेगा, और टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन की ज़रूरत है।
तो समय अगर कम करना है तो टेक्नोलॉजी अगर आप अपने आप डेवलप करें उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आपको अब फ़ॉरेन ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, फ़ॉरेन हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है और वो भी कॉस्टली पड़ता है। प्राइवेट कंसोर्टियम जो अब आना शुरू हुआ है, प्राइवेट इंडस्ट्री जो आनी शुरू हुई है डिफेंस में, वो बहुत बढ़िया स्टेप है क्योंकि पब्लिक पीएसयू यूनिट्स हैं, उनसे अकेला काम नहीं होता है। तो प्राइवेट सेक्टर का आना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्टेप्स लिए गए हैं, लेकिन हमको काफ़ी काम करने की ज़रूरत है और काफ़ी तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है इस एरिया में। अभी क्या आने वाले युद्धों में पायलट से ज़्यादा महत्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लॉयल विंगमैन ड्रोन का होगा? ये पहले भी थोड़ा आपने इसका हिंट दिया था, इस सवाल जी, का। जी। हाँ, तो अभी क्या हो रहा है कि जो एयर पावर है, जैसा कि मैंने बोला कि कंप्यूटिंग पावर बढ़ते जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिग वे में आ रहा है। तो क्या हो रहा है कि अ, पायलट का जो है इम्पोर्टेंस है वो नहीं कम हुई है, उसका जो जॉब है वो चेंज हो गया है। पहले क्या होता था कि पायलट का जब मैंने सर्विस जॉइन की थी तो बीवीआर कॉम्बैट नहीं था कि क्लोज़ कॉम्बैट होता था, तो पायलट की स्किल बहुत ज़रूरी थी, कि वो जहाज को कितना मैनूवर कर सकता है, उसको कितनी लिमिट्स तक ले जा सकता है और कितना बेटर हैंडल कर सकता है एनिमी से। तो ताकि उसके पीछे जाके उसके गन से या शॉर्ट रेंज मिसाइल से उसको शूट कर सके। तो पायलट की स्किल बहुत ज़रूरी थी। उसके बाद दौर आया कि एयरक्राफ्ट बड़े स्मार्ट हो गए, उसमें कंप्यूटिंग पावर जैसे कि मैंने बोला आ गए, वेपन स्मार्ट हो गए। तो उसमें क्या हुआ पायलट का जॉब हो गया कि सिस्टम कितनी अच्छी तरह से वो हैंडल कर सकता है। तो ट्विन कॉकपिट कॉन्सेप्ट भी आया जिसमें एक पायलट भी हो और सिस्टम ऑपरेटर भी हो। अभी क्या है जैसे कि हमने बोला कि अभी नेटवर्क एनवायरनमेंट हो गई है, तो अभी क्या है कि वो अपना जहाज भी फ्लाई कर रहा है और सिस्टम भी मैनेज कर रहा है और साथ में जो जैसे कि आपने बोला एमयूएमटी जो ड्रोन्स हैं जो उसके साथ-साथ काम कर रहे हैं, उनको भी कंट्रोल कर रहा है। तो ये जो चेंजेज़ आ रहे हैं, अब जैसे अगर आप स्पेसिफिक देखिए जो लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट आपने बोला, वो एक एग्ज़ाम्पल है एमयूएमटी का, जैसा कि मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग का, एयर पावर डोमेन में। तो उसमें क्या है कि मैन्ड जहाज जो है जा रहा है, उसके साथ-साथ काफ़ी तरह के ड्रोन्स जा रहे हैं। कोई आगे जा रहा है, कोई डिकॉय कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कर रहा है, कोई एनिमी के एयर डिफेंसेस को बीट कर रहा है। तो अलग-अलग उनके टास्क हैं, अलग-अलग उनके काम हैं। लेकिन वो साथ में काम कर रहा है मैन्ड एयरक्राफ्ट के। मैं इसको मदर गूस कॉन्सेप्ट बोलता हूँ कि हाँ भाई मदर गूस साथ में जा रहा है और साथ में बेबी ड्रोन्स जो हैं वो जा रहे हैं और सारे मिल के काम कर रहे हैं। जो पायलट का काम हो गया है वो लाइक जैसे ऑर्केस्ट्रा होता है ना अभिनव, उसमें जी। ऑर्केस्ट्रा मास्टर जो होता है वो कैसे डील करता है, आपके ऑर्केस्ट्रा में 80 लोग होंगे, 100 लोग, लेकिन उनको कंट्रोल करता है कि अभी ड्रम जी। बजेंगे, अभी ये बजेगा। वैसे ही पायलट का जॉब भी बिल्कुल ऑर्केस्ट्रा मास्टर की तरह हो गया है, फिर वो सारे ड्रोन्स को, सारे टीम को कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, जी। एआई की बात की आपने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी। बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल एआई और मशीन लर्निंग हर एक चीज़ में आ गई है। तो एयरफ़ोर्स में भी बहुत आ गई है, डिसीज़न सपोर्ट सिस्टम में, आपके मेंटेनेंस में। तो उसमें क्या है कि अ, अभी क्या हो रहा है ना, जैसे कि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी जो है वो कैपेबल है कि जो किल चेन बोलते हैं जिसको, जैसा कि हमने बोला कि पहले आप एनिमी को डिटेक्ट करिए और उसी समय उसको जितना जल्दी हो सके उसको एंगेज करिए, करेक्ट? तो वो जी। साइकिल जो होता है, वो टेक्नोलॉजी कैपेबल है। लेकिन जी। जो आर्किटेक्चर है, जो ह्यूमन इंटरवेंशन है उसमें, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब आप मशीन पे छोड़ सकते हैं टोटली किल चेन, वो क्वेश्चन जो है एथिकल है, वो क्वेश्चन जो है लीगल है, वो क्वेश्चन सभी पूछ रहे हैं कि आप ह्यूमन बीइंग को क्या किल चेन से निकाल देंगे? आपने देखी होंगी जी। मूवीज़ देखी होंगी जिसमें फ्यूचर में जाके ह्यूमन्स की और ल रोबोट्स की लड़ाई हो रही है। जी। तो वो बड़ा स्केरी सा वो है। तो टेक्नोलॉजी तो आपको अलाउ करती है, लेकिन ह्यूमन का चेन में होना बहुत-बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन बीइंग का कंट्रोल में होना बहुत-बहुत ज़रूरी है। तो अभी क्या हो रहा है कि एआई और अनमैन्ड जहाज जो है वो मोर मोर एंड मोर पावरफुल होते जा रहे हैं, मोर और मोर कैपेबल होते जा रहे हैं, रेलेवेंट होते जा रहे हैं, लेकिन ह्यूमन कंट्रोल अभी ह्यूमन बीइंग उसको कंट्रोल नहीं देना चाहता फुल्ली और देना भी नहीं चाहिए। तो एट द मोमेंट जो ट्रेंड है, वो है पायलट का मैनेजिंग जैसे कि मैंने बोला कि ऑल द कॉम्प्लेक्स डिजिटल वॉरफेयर सिस्टम्स जो हैं, उनको पूरा कंट्रोल करना साथ में फ्लाई करते हुए या ग्राउंड से। सो वो बहुत ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। एआई और लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट, ड्रोन्स वगैरह ये सब
काफ़ी इम्पोर्टेंट होते जाएँगे, काफ़ी और टास्क करते रहेंगे, काफ़ी कैपेबल होते जाएँगे, लेकिन अभी नियर फ्यूचर में ह्यूमन बीइंग चेन में फिर भी रहेगा। अभी आपने जैसे F-35 और Su-57 दोनों के फ़िलॉसफ़ी को बहुत अच्छे से इलैबोरेट किया। लेकिन अगर कल को भारत को इन दोनों में से खरीदने का मौका मिले, तो क्या हमें खरीदना चाहिए या स्वदेशी रास्ते पे ही चलना चाहिए? तो ये क्वेश्चन भी आजकल काफ़ी हॉट टॉपिक हो रखा है। अच्छा, जी, इससे आपका जहाँ क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मैं 2-3 चीज़ें पर्सपेक्टिव में डालना चाहता हूँ। तो अभी जी, ना एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं कि मिनिमम डिटरेंस वैल्यू। तो मिनिमम डिटरेंस ऐसे ही होता है कि मतलब जो आपके एनिमी है, आपका दुश्मन जो है, वो आपके खिलाफ कोई काम ना करे, इतना आपको स्ट्रेंथ होनी चाहिए, करेक्ट? तो जी, जो मिनिमम डिटरेंस वैल्यू होती है, वो डिपेंड करती है कि आपके एनिमी कितने हैं। जैसे हमारे 2 जी, एनिमिकल नेबर्स हैं, अब उनकी कैपेबिलिटी क्या है? चाइना काफ़ी आगे बढ़ते जा रहा है, पाकिस्तान को भी साथ-साथ खींच रहा है। उनका जी, रवैया कैसा है आपकी तरफ? पहले चाइना जी, इतना एग्रेसिव नहीं था, पिछले कुछ सालों से 1 डिकेड से उसका भी एग्रेसिव पोस्चर शुरू हो गया है। पाकिस्तान तो ख़ैर एग्रेसिव रहा ही है पार्टीशन के बाद से ही। तो अब आप जी, देखिए कि इस माहौल में जो आपकी डिटरेंस वैल्यू है, अब आप एयर पावर को अगर लीजिए तो हमारी जो फाइटर की स्ट्रेंथ है वो कम हो रखी है। तो हमारी कैपेसिटी है जो वो कम हो गई है। अगर आप पिछले 6-7 डिकेड्स में देखिए जो मैं एयर फोर्स को देखता आया हूँ, जो एयर फोर्स की कैपेबिलिटी है, अब कैपेबिलिटी जब मैं बोलूँ कि दूर से मार करने की क्षमता, आपकी ऑल वेदर कैपेबिलिटी, नाइट ऑपरेशंस, रीच, प्रिसिशन, वो कैपेबिलिटीज़ में काफ़ी बढ़ा हुआ है। लेकिन कैपेसिटी जो है लड़ाई लड़ने की, वो भी बढ़ाने की ज़रूरत है, उसमें नंबर्स की ज़रूरत है। फाइटर एयरक्राफ्ट की, जो कॉम्बैट सपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं आपके, वैक्स की, आपके जो फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट हैं, सिस्टम्स की, ऑल दोज़। तो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी दोनों का कॉम्बिनेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इस समय हमारा माहौल ऐसा है कि हमको नंबर जो जहाज के हैं वो भी बढ़ाने हैं और जी, साथ में अब आपने बोला कि चाइना के पास 5th जनरेशन आ गए हैं, 6th जनरेशन वो ऑलरेडी प्रोटोटाइप फ्लाई कर रखा है। पाकिस्तान जी, को न्यूज़ आता रहता है कि वो 5th जनरेशन देने को तैयार है। जी, तो इस माहौल में हमको भी 5th जनरेशन इंडक्ट करने की ज़रूरत है इस समय। जी, ये तो हो गई आपकी पर्सपेक्टिव, ओके। जी, अब क्वेश्चन उठता है कि कैसे किया जाए? बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है। अब आप जितनी जी, भी लड़ाइयाँ जो चल रही हैं, ईरान वॉर देख लीजिए, आपकी जो उससे पहले रशिया यूक्रेन वॉर भी अभी चल रही है, तो जितनी भी लड़ाइयाँ उसमें एक ही लेसन उठ के बाहर आता है और इवन जी, कोविड टाइम अगर आप देख लीजिए, उसमें भी यही लेसन उठ के आता है कि आत्मनिर्भरता, सेल्फ जी, रिलायंस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और स्पेशली डिफेंस रिलेटेड इंडस्ट्री में। डिफेंस में ही नहीं और भी कई चीज़ों में जो सेल्फ रिलायंस की ज़रूरत है, चिप मैन्युफैक्चरिंग में, एनर्जी सिक्योरिटी में, लेकिन डिफेंस सिक्योरिटी में डेफ़िनेटली ज़रूरत है। तो अब अगर सेल्फ रिलायंस आपका नहीं काम कर रहा है, जैसे कि हमारा डिले हो गया, हम जैसे बात की थी कि अमका हमारा डिले हो रहा है, माक 2 डिले हो रहा है, तो जी, मिनिमम डिटरेंस वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको नंबर्स भी इंडक्ट करने की ज़रूरत है और आपको हाई क्वालिटी प्लेटफ़ॉर्म इंडक्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप खुद नहीं बना सकते हैं, तो आपको फिर बाहर से लेने की ज़रूरत है। ठीक है? जी, अब हैविंग सेड दैट अब क्या खरीदा जाए? F-35 खरीदा जाए, Su-57 खरीदा जाए या एमका को पूछ दिया जाए? तो एमका को जो है, जो हमारा इंडिजिनस प्रोजेक्ट है, वो तो डेफ़िनेटली हमको किसी भी तरीके से बनाना है। जो जी, भी करें, उसको धक्का नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि हम अगर बाहर से इंडक्ट भी करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए कि उस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो, शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी हो, मेक इन इंडिया हो और ताकि जो हमारा जो इंडिजिनस उसको बूस्ट मिले, ऐसा ना हो कि उसको वो पीछे पड़ जाए। ठीक है? जी, नाउ अब जी, आप F-35 और Su-57 में दोनों में ही प्रॉब्लम है। अब आप F-35 देख लीजिए, एक तो कॉस्ट फैक्टर आ हुँ, जाता है, बहुत हाई है। दूसरा ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है। अब अ, अमेरिका आप पे वो डालता रहता है टाइम एंड अगेन आपके अगेंस्ट जाता रहता है। ओके, जी, अभी हाल में ही आपने देख लीजिए कि अभी जब डील हो रही है इंजन्स के लिए तो उसका कॉस्ट उन्होंने 3 गुना बढ़ा दिया, न्यूज़ में आया था अभी पिछले जी, हफ्ते ही। अच्छा, सैंक्शंस डालता रहता है आप पे, तो कल को प्रॉब्लम हो सकती है डिपेंडेंस की, ट्रस्ट की। तीसरी चीज़ जो है उनकी जो सप्लाई चेन है पूरे नाटो कंट्रीज़ में है। अब आपको जी, मेंटेनेंस और रिलायबिलिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी सब्सिक्वेंटली। अभी भी काफ़ी उसमें एक्सीडेंट इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो वो डेवलपमेंटल वो है या एक्चुअली फ्लॉ है, वो भी देखने की ज़रूरत है।
नेक्स्ट फैक्टर है कि वो आपको सप्लाई टाइम पे दे सकता है कि नहीं दे सकता है। अगर उसको भी 15-20 मिनट साल लगेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। और उनकी भी सप्लाई ऑर्डर होंगे उनके अपने जो नेटो के कंट्रीज है उनके लिए। तो ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है अमेरिका की विलिंगनेस मेरे ख्याल से नहीं है ट्रांस जो टेक्नोलॉजी है उसको शेयर करने की। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी शेयर कर लेता है तो वो डोमिनेट कैसे करेगा वर्ल्ड को। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। अब आप सू 57 देख लीजिए, हमने वैसे बात किया कि हाँ भाई उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी कम स्टैंडर्ड की है, लेकिन रशिया का एडवांटेज ये है कि वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है बहुत पहले से, फ्रेंडली रिलेशंस हैं। हमारे हमने उनके जहाज लाइसेंस प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए हैं, वो टेक्नोलॉजी शेयर करने को तैयार हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं उनके साथ। सो एट द मोमेंट जो टिल्ट है वो उस तरफ लग रहा है, लेकिन उनकी भी प्रॉब्लम है कि हम जो सू 57 को डेवलप कर रहे थे इकट्ठे, हम बाद में वॉकआउट कर गए थे बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ कॉस्ट, टाइमलाइंस, ऑल दोस। तो दोनों जहाजों में प्रॉब्लम है। बट मेरे ख्याल से अभी जो पलड़ा जो भारी है वो सू 57 की तरफ है। लेकिन जो भी हम करें, कल को चेंज भी हो सकता है। जो भी हम करें हमको कॉन्ट्रैक्ट ऐसे करना है कि हमारा इंडिजिनस जो प्रोग्राम है वो ना पीछे रहे, वो चलता रहे, उसको एक्चुअली बूस्ट मिले। कहना तो बहुत आसान है लेकिन ये जरूरत है एट द मोमेंट। तो एट द मोमेंट दोनों जहाजों में कोई भी क्लीन नहीं है, लेकिन हमको जो बेस्ट डील मिले उसी को हमको लेने की जरूरत है। आपने भी मार्क 1 के इंजन डिलीवरी का भी जिक्र किया। इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि क्या इंजन टेक्नोलॉजी आज भी भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है? जी हाँ, आपने तो दुखती रग पे हाथ रख दिया। या तो इंजन के बगैर अब आप खाली खोखा बना के उसमें जितने भी सिस्टम डाल लीजिए तो जहाज तो नहीं उड़ेगा। और इंजन हमारी प्रॉब्लम है। अभी हमने बात की इंजन्स की, 404 की डिलीवरी डिले हो रही है, मार्क 1A की डिलीवरी डिले हो रही है। अब 414 की हम डील करने की कोशिश कर रहे हैं एमका और मार्क 2 के लिए, वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसमें उन्होंने कॉस्ट इतनी बढ़ा दी है। पहले कुछ 70-80 करोड़ के बाद 1000 करोड़, अभी उसको 3 गुना कर दिया है। तो ये जो है ये प्रॉब्लम है। और हमारा जो कावेरी इंजन है, वो जो प्रोजेक्ट है वो मिड 1980 से चल रहा है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और इंजन में काफ़ी चैलेंज आते हैं। उसमें जो अब आप देखिए जो इंजन के कंपोनेंट्स हैं, जो लड़ाकू जहाज के, वो बड़े हाई टेम्परेचर्स पे काम कर रहे हैं। जो आरपीएम है और जो रेवोल्यूशन है उसकी वो बहुत हाई है, तो उसमें जो उनके जो फोर्सेस एक्ट करते हैं वो बहुत हाई है। और मैनूवर करता है तो जी फोर्सेस भी एक्ट करते हैं, तो वो काफ़ी मशीन जो है वर्सेटाइल होनी चाहिए। उसके लिए काफ़ी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। जो ब्लेड्स जो हैं, टरबाइन ब्लेड्स हैं, उनकी कोटिंग की, उनकी बैलेंस की, उनकी मैन्युफैक्चरिंग की, तो काफ़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सिस्टम है। दुनिया में सिर्फ 4-5 नेशंस हैं जिनके पास है। यूएसए हो गया, रशिया हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया और चाइना भी कुछ सक्सेसफुल हुआ है कुछ दौर तक। तो अब ये जो कंट्रीज़ हैं, अब ये शेयर नहीं करना चाहती टेक्नोलॉजी को। उनके लिए तो वो मनी मेकिंग पूरा वो है। अब आप टेक्नोलॉजी शेयर कर लेंगे तो आप भी बनाना शुरू कर देंगे तो आप कॉम्पिटिटर बन जाएँगे। तो कोई आसान तरीका नहीं है और ये हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम है। और अब आप देखिए जितनी भी कंट्रीज़ हैं जिनका मैंने नाम लिया, इन्होंने ओवरनाइट इंजन बनाने नहीं शुरू किए। इन्होंने भी काफ़ी डिकेड्स लिए, इन्होंने भी काफ़ी टाइम लिया। काफ़ी डिकेड तक इन्होंने पैसा खर्च किया, काफ़ी पैसा खर्च किया है। फेलियर्स भी हुए। फेलियर्स को भी गवर्नमेंट ने उनकी सपोर्ट किया, तब जाके ये इंजन टेक्नोलॉजी उनको हासिल हुई है। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं है तो क्या है, हमको फॉरेन कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। अब फॉरेन कोलैबोरेशन, एक तो विलिंगनेस होनी चाहिए उनकी और दूसरा पैसा काफ़ी लगेगा। कोई भी आपको सस्ते में नहीं देगा। अगर आपको इतनी इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी चाहिए तो वो सस्ते में तो आएगी नहीं। वो तो अपना जितना भी पैसा है वो निकालेंगे। तो ये सबको रखते हुए जो हमारी जो नीड है वो बहुत अर्जेंट है एट द मोमेंट। और रिक्वायरमेंट ये है कि हम को प्रोड्यूस करें किसी के साथ विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। जितना भी कॉस्ट हो वो हमको बेयर करना पड़ेगा, किसी तरह नेगोशिएट करके जितना भी कम कर सकते हैं। एंड अगर हम मतलब ये नेसेसिटी बन गई है। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ये इसको हम छोड़ दें और अपना ये सिस्टम डेवलप करते रहे जितने भी साल लग जाए, वो मुश्किल है। तो इस समय हमको ये नेसेसिटी हो गई है कि हम जो अपनी इंजन जो प्रोजेक्ट है उसको हम सक्सेसफुल बनाएं किसी तरह से। तो अभी जो भारत ने मिशन
क्रिएट किया है 2026 में, और ये मिशन को टाइम बाउंड वो दिया है कि आप टाइम बाउंड और मैनर में ये जहाज का इंजन बनाइए, और तो काफ़ी जो उसमें इनपुट दिया जा रहा है, काफ़ी बढ़ाव दिया जा रहा है। होपफुली होप कि ये सक्सेसफुल होगा, और इसमें साथ-साथ टेस्टिंग फैसिलिटीज़ एंड इसके साथ-साथ प्राइवेट इंडस्ट्री को लाया जा रहा है। तो होपफुली जो मिशन जब काम करेगा तो होपफुली हमारा जो प्रोजेक्ट है ये सक्सेसफुल हो जाएगा। इन फ्यूचर लड़ाकू विमानों का निर्यात भी जियोपॉलिटिकल वेपन बन जाएगा क्या? अभिनय बन जाएगा नहीं, बना हुआ है। जी, ऑलरेडी बना हुआ है। जो लड़ाकू जहाज जब आप लेते हैं किसी बाहर से, तो आप 30-40 साल तक उनके साथ जुड़े हुए हैं। क्यों? जी, क्योंकि उसकी लाइफ़ 30-40 साल जितनी भी होती है, अब आप स्पेयर्स उन पे डिपेंडेंट हैं। अब तो सॉफ्टवेयर इतना आ गया जहाज में कि सॉफ्टवेयर पे आप डिपेंडेंट हैं। अब आप देखिए, आप अपना मोबाइल या कोई टीवी या कोई जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेते हैं, उसमें क्या होता है? अपडेट आते रहते हैं, करेक्ट? अब जी, 2-3 साल बाद क्या करता है वो कंपनी, वो अपडेट देना बंद कर देता है। और 2-3 जी, साल बाद वो इतने और नए सॉफ्टवेयर उसमें डाल देता है कि आपका पुराना वाला चलना ही कम हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, नया मोबाइल ले लेते हैं, आप क्या करते हैं, नया टीवी ले लेते हैं, करेक्ट? जी, अब जहाज़ों में भी वैसे ही होते जा रहा है, हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर बहुत आ गया है। अब आप जी, किसी बाहर वाले पे डिपेंडेंट हैं, तो आप टोटली उस पे डिपेंडेंट कि हाँ, कब वो जो उसका टैप है बंद कर दे स्पेयर्स का या सॉफ्टवेयर का, जो अपडेट्स का जो भी है आपको। तो आपकी जो मेंटेनेंस है, आपकी जो रिलायबिलिटी है, आपकी जो अवेलेबिलिटी है, वो बाहर के देश पे डिपेंडेंट है। तो ये डिपेंडेंसी जो है आपकी वीकनेस बन जाती है, वल्नरेबिलिटी बन जाती है, करेक्ट? दैट इज़ व्हाई हम लोग जी, कहते हैं कि हाँ भाई, सेल्फ रिलायंस बहुत ज़रूरी है। जी, अच्छा, और जो बाहर के देश से लिया उसकी आपको सोर्स कोड नहीं है। आप उसमें और कोई वेपन अपना इंडिजिनस या कोई दूसरा वेपन इंटीग्रेट करना चाहते हैं, वो नहीं कर सकते। आफ्टर सम टाइम फिलॉसफी रहती है कि जहाज को अपग्रेड किया जाए। अब आप अपग्रेड भी बाहर से नहीं कर सकते, अपने आप से नहीं कर सकते। आपको पेरेंट जो कंपनी है उसके साथ जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब फैक्टर लेके मतलब क्या होता है कि आपकी जो डिपेंडेंसी है वो 30-40 साल तक वो जियोपॉलिटिकल टूल बन जाता है। आप दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। जी। तो ये ड्रॉबैक्स है इसके, और ये और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। लीवरेज जो जियोपॉलिटिकल लीवरेज जैसे आपने बोला, ये बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। आपने आत्मनिर्भरता का ज़िक्र किया, तो भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी सफलता और सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सो जैसा कि हमने 2-3 बार मैंने स्ट्रेस किया कि आत्मनिर्भरता, सेल्फ जी, रिलायंस ये स्लोगन नहीं है ये। ये बिल्कुल स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी है, सर्वाइवल नेसेसिटी है जी, इस हमारी। और हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत मिक्स्ड रिज़ल्ट्स रहे हैं। अनफॉर्च्यूनेटली जो एयर पावर के डोमेन में है, जो फाइटर जहाज के डोमेन में है, वो हमारी जी, परफ़ॉर्मेंस थोड़ी कम रही है। बट स्टिल जैसे कि बोला जाए कि फाइटर जहाज में भी तेज़ पहले काफ़ी काफ़ी प्रॉब्लम रही, लेकिन अभी इंडक्ट हो गया है, और गवर्नमेंट ने काफ़ी इनपुट्स दी हैं उसमें, और थोड़ा तेज़ी पकड़ी गई है। थोड़ा गियर और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सक्सेस स्टोरी हमारी काफ़ी है जो डिफेंस प्रोडक्शन की है। जो हेलीकॉप्टर्स ले लीजिए हमारे इंडिजिनस, वो काफ़ी आ गए हैं, प्रचंड आ गया है, मिसाइल्स जो हैं वो बहुत अच्छी दूर से, लॉन्ग रेंज वेक्टर जिसको बोलते हैं, मिसाइल्स में हमने काफ़ी अच्छा किया है। स्पेस प्रोग्राम हमारे काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। ठीक है, जी, नेवल प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं हम इंडिजिनस, वो हम काफ़ी अच्छे बना रहे हैं। एयर डिफेंस वेपन्स जो हमने बनाए हैं, जो कि आप सिंदूर में आपने सुना होगा काम किए, आकाश वगैरह, वो भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। ब्रह्मोस जो है जो हमारा, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा डिफेंस उसमें नहीं है। दूसरा, जो हम टोटली डिफेंस इम्पोर्टर होते थे, अभी हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट शुरू हो गया है काफ़ी मामलों में। लेकिन अभी भी हमको लॉन्ग डिस्टेंस जाने की ज़रूरत है, अभी भी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। और जैसा कि मैंने बोला कि एयर पावर के मामले में हमको और तेज़ी पकड़ने की ज़रूरत है। चैलेंजेस बहुत हैं, स्क्वाड स्ट्रेंथ हमारी लो है, फ़ोर्स मल्टीप्लायर्स हमारे कम हैं, इंजन टेक्नोलॉजी की हमने बात की, वो हमारी इंडिजिनस इंजन टेक्नोलॉजी अभी नहीं मैच्योर हुई है। एवियोनिक्स हो गए, आपके रडार हो गए, काफ़ी काम करने की ज़रूरत है जो दिस थिंग। तो हमारा जो पेस है, जो हमारा स्पीड है, और जो हमको साथ-साथ ये भी कैपेबिलिटी बनानी है कि टुमारो, कल को अगर हम स्केल अप करना चाहें प्रोडक्शन, तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ़ 6 जहाज या 8 जहाज साल के बना सकें। अगर हमको जी, स्केल अप करने की ज़रूरत पड़े, तो हमको वो भी कैपेबिलिटी देखने की ज़रूरत है। तो
सक्सेस स्टोरी है, कैपेबिलिटी हमारे में है, लेकिन पास्ट में जो हुआ सो हुआ, अब हमको थोड़ा तेज़ी पकड़ने की ज़रूरत है। 2040 की भारतीय वायुसेना आज की वायुसेना से कितनी अलग दिखेगी? अभिनय, मैं एयरफोर्स जॉइन किया था मैंने 1979 में। जी, 75 में हम एनडीए जॉइन 76 में एनडीए जॉइन किए थे, 79 में कमीशन हुआ था। जी, उस समय जो एयरफोर्स थी, वो बड़ी टैक्टिकल एयरफोर्स थी। बड़े जी, जहाज़ जो थे वो उस समय के लिए काफ़ी अच्छे थे, लेकिन कंपेयर करें अभी आज के जहाज़ से तो वो बहुत ही कम एवियोनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले थे, उनके वेपन थोड़ा कम रेंज वाले थे। हम विजुअल कॉम्बैट किया करते थे, ओके रडार थोड़े कम कैपेबिलिटी के होते थे, नेटवर्क सेंट्रिसिटी कुछ नहीं थी। और उसमें मैंने एयरफोर्स के 40 साल में एटलीस्ट 2 या 3 मेजर बदलाव देखे, कैपेबिलिटी जी, वाइज़। जी, और रिटायर होने के बाद भी 7 साल से जो मैं मॉनिटर कर रहा हूँ और जो सिस्टम्स आए हैं उसमें हमने काफ़ी उसमें काम किया था इंडक्शन के लिए, तो मुझे पता है कि क्या-क्या सिस्टम्स वगैरह, क्या-क्या प्लेटफ़ॉर्म्स आए हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि जो एयरफ़ोर्स है वो कंटीन्यूअसली एडवांस हो गया, अभी बड़ा स्ट्रैटेजिक एयरफ़ोर्स हो गया है, एरोस्पेस पार हो गया है, कैपेबिलिटी उसकी काफ़ी एनहांस हो गई है और उसकी जो ट्रैजेक्टरी है फ्यूचर जो आप बात कर रहे हो 240 2040 की, वो जी, ट्रैजेक्टरी बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। तो अगर आप बात करते हैं तो 2040 में मेरे ख्याल से अगर मैं आगे की तरफ देखूँ, तो फर्स्टली कैपेबिलिटी में तो और बढ़ाव आएगा। हम फुल्ली नेटवर्क्ड हो गए और भी बढ़ाव आएगा। और अगर हम इंडक्शन करते हैं जहाज़ों की नंबर और क्वालिटी में तो हमारी जो कैपेसिटी है, उसमें भी बढ़ाव आएगा। तो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी दोनों बढ़ेंगे। सेल्फ रिलायंस हमारा जो अगर सक्सेसफुल होता है मार्क 2 और एम का, तो वो जो हमारी एयर पावर की सेल्फ रिलायंस है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। बाकी मामलों में तो बढ़ ही रही है, नेत्रा आ गया, आपने देखा कि वेपन्स आ गए हमारे अस्त्रा। सो हमारी जो हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, तो हमारी जो सेल्फ रिलायंस है एयर पावर में वो काफ़ी बढ़ जाएगी। तीसरी चीज़ जो है हमारा जैसे कि हमने पहले बात किया कि लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट आपने बात किया, एचएएल का भी प्रोजेक्ट है, कैट्स प्रोग्राम उसको बोलते हैं। तो वो एमयूएमटी ज़रूर आएगा, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन में जहाँ ड्रोन्स और मैन्ड जहाज इकट्ठे काम कर रहे हैं। एयरफोर्स जो है फुल्ली एआई इनेबल्ड हो जाएगी हर एक एस्पेक्ट में। मेंटेनेंस में हो गई, आपकी प्लानिंग में हो गई, मॉनिटरिंग में हो गई, एग्जीक्यूशन में हो गई, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स हो गए, आपकी ट्रेनिंग में देख लीजिए, इसमें एआई का बहुत बड़ा रोल आ जाएगा। ठीक है? ओके, जी, आपके जो स्पेस वॉरफेयर है, वो बढ़ जाएगी। जी, ऑलरेडी जो डॉक्ट्रिन है इंडियन एयरफोर्स की, उसमें बोला गया है कि एयर पावर से एरोस्पेस पावर है। तो फुल्ली एरोस्पेस पावर बन जाएगा। जो स्पेस बेस्ड सिस्टम्स हैं, स्पेस बेस्ड सर्विलेंस हो गया आपका, स्पेस बेस्ड डिसीजन सिस्टम्स हो गए, स्पेस बेस्ड वेपन्स आ गए, वो काफ़ी बढ़ जाएँगे। जी, ड्रोन्स और लॉन्ग रेंज वेक्टर्स तो और भी बढ़ेंगे, क्योंकि आजकल की लड़ाई तो मेनली देखिए आप कोई फेस टू फेस नहीं है। सब लॉन्ग रेंज वेक्टर और ड्रोन से हो रही है, मिसाइल से हो रही है। ओके, जो हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस है, वो बढ़ेगा। आप ऑप सिंदूर में देखा था कि दुश्मन के जो ड्रोन्स और मिसाइल्स थे, उनको हमने नेगेट किया था। और अभी पिछले साल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था सुदर्शन चक्र, जो कि जी, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन है, तो वो आ जाएगा और फुल्ली नेटवर्क्ड होगा ये सिस्टम। तो ये चेंजेस मैं फोर्सी कर सकता हूँ 2040 की जो इंडियन एयरफोर्स होगी, उसमें ये सब चीज़ें प्रोमिनेंट होंगी। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई उस समय आप भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे। उस पूरे घटनाक्रम से वैश्विक स्तर पर भारत की छवि बदल गई। आपके अनुसार उस समय भारत ने ऐसी कौन सी अनूठी और शक्तिशाली क्षमता प्रदर्शित की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा और भारतीय वायुसेना ने इतनी सटीकता और सफलता के साथ इस मिशन को कैसे संभव बनाया? या अभिनय, ये क्वेश्चन मेरे से काफ़ी पूछा जाता है क्योंकि उस समय मैं चेयर में था, वाइस चीफ जो ऑपरेशंस को देखभाल कर रहा था। तो आपने 2 सवाल पूछे कि ऐसी क्या क्षमता, कैसी क्या हमने डेमोंस्ट्रेट किया और दूसरा कैसे किया। जी, तो जी, ये जो ना जो हमारी जो पॉलिसी है, हमारा जो पाकिस्तान का रवैया है, वो पार्टीशन के बाद से आपने देखा कि काफ़ी नेगेटिव रहा है, एंटी रहा है एयरफोर्स। अब जी, उन्होंने क्या किया कि हमारी लड़ाइयाँ हुई उनके साथ 3-4, 47 की हो गई, 65 की हो गई, 71 की हो गई, उसके बाद कारगिल युद्ध हुआ। अब तो आप देखिए उन्होंने रियलाइज़ किया कि यार कन्वेंशनल जो वॉर है उनके साथ उनसे उनका जो मुद्दा सॉल्व नहीं हो रहा है, जो उनकी एजेंडा है वो नहीं हो रहा है। तो अभी क्या किया उन्होंने, उन्होंने अपना रवैया चेंज कर लिया। 1000 कट्स जो जिसको बोलते हैं, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट। टेररिज्म को सपोर्ट देना शुरू कर दिया, जो कि गलत बात है। अब इंडिया की जो स्ट्रैटेजी थी वो
उसको बोलते थे स्ट्रैटेजी ऑफ रिस्ट्रेंट, स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट। अब स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट में क्या था कि जब अब पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो न्यूक्लियर बोगी दिखाता है, एक हाथ में न्यूक्लियर तलवार दिखा रहा है कि हाँ भाई मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है, और दूसरी तरफ से ये टेररिज्म को सपोर्ट दे रहा है कि आप लड़ाई करोगे तो न्यूक्लियर हो सकते हैं, दोनों न्यूक्लियर वेपन। तो जो बाहर के देश हैं वो भी इंटरवीन करते हैं। तो उसके बीच में क्या करता था, वो टेररिज्म को सपोर्ट करता रहता था। तो भारत की जो पेशेंस है वो खत्म हो गई थी। तो जो पॉलिसी है वो चेंज हुई, आपकी पॉलिसी बन गई पॉलिसी ऑफ यूनिटिव डिटरेंस, कि भैया अगर आप टेररिज्म करोगे, आप ऐसी एक्टिविटीज करोगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, हम जो रिटेलिएट करेंगे हम आपको जवाब देंगे उसका। तो आप देखिए उरी हुआ, उसके बाद फिर बालाकोट हुआ, उसके बाद अब सिंदूर हुआ अभी रिसेंट लास्ट ईयर। तो उरी जो था जैसे कि रैप ऑन द नकल हुआ, जो बालाकोट हुआ वो था स्लैप ऑन द फेस, और ऑप सिंदूर तो आपके ऑफ कोर्स हो गया पंच ऑन द नोज। उसमें तो बहुत हाई स्केल पे ऑपरेशन हुआ। तो बालाकोट में पहली चीज जो दुनिया को दिखलाई गई कि भैया हमारी पेशेंस खत्म हो गई है, अब हम आपके घर में आके मारेंगे टेररिस्ट को और वहां पर न्यूट्रलाइज करेंगे, और अगर आप आर्मी सपोर्ट करती है पाकिस्तान तो आपको भी हम देख लेंगे, अगर आप एस्केलेट करते हो तो हम देख लेंगे। तो जो डिसीजन मेकिंग थी इंडिया की वो बहुत डिस्प्ले हुई कि हाँ भाई हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअली कर भी रहे हैं। और दूसरी चीज जो हमने डिस्प्ले की कि हाँ भाई एयर पावर को पहली बार यूज किया गया। अब पहले क्या होता था कि वो बॉर्डर पे थोड़े बहुत इधर उधर मारामारी हो जाती थी, एयर पावर को यूज नहीं करते थे, कि सोच ये होती थी कि अगर एयर पावर को यूज करेंगे तो सीधा युद्ध लड़ जाएगा, युद्ध हो जाएगा, एस्केलेट हो जाएगा। वो मिथ निकल गया। तीसरी चीज डेमोन्स्ट्रेट ये हुई कि आप न्यूक्लियर बोगी के नीचे टेररिज्म को सपोर्ट नहीं कर सकते, कि न्यूक्लियर जो थ्रेशोल्ड है उसके नीचे रह के भी ये कार्रवाई हम करेंगे और आपको कॉस्ट बढ़ाएंगे, डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक वो सब तो करेंगे, साथ साथ हम मिलिट्री एक्शन भी करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें डेमोन्स्ट्रेट हुई। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो प्रिसिशन, बिल्कुल हमने ऐसे प्रिसिशन से वार किया कि सिर्फ टेररिस्ट कैंप और टेररिस्ट को हानि हुई, कोई भी सिविलियन को कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। तो वो बहुत जरूरी थी, वो टेक्नोलॉजी हमने डेमोन्स्ट्रेट की। स्टैंड ऑफ, दूर से मार करने, दूर से और प्रिसिशन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने इम्पोर्टेंट वो किया। और दूसरा सवाल आपने पूछा कि कैसे किया, तो उसमें क्या है कि प्लानिंग बहुत डिटेल्ड हुई थी उसमें। 14 दिन मेरे को याद है कि बहुत डिटेल्ड प्लानिंग हुई। और तीसरी हमने बिल्कुल सीक्रेसी रखी, जो इसको टैक्टिकल सरप्राइज जिसको बोलते हैं, वो सरप्राइज ऐसे अचीव किया कि दो तरीके से। एक तो बहुत कम लोगों को पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, हमने बहुत टाइट रखा। और दूसरा जो है, जो हमारी जो नॉर्मल एक्टिविटीज है वो चलती रही। ठीक है, अब जो हाँ, जो हमारी फायर पार्ट डेमो था वो हुआ, हमारा वॉर मेमोरियल का उद्घाटन हुआ। और तो और एक दिन पहले, एक रात पहले, जब बालाकोट के हमारे जो सीएनसी थे वेस्टर्न कमांड, उनके फेयरवेल भी हुई। तो बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटीज ऐसे चलती रही। तो उन्होंने सोचा कि हाँ भाई कुछ नहीं, और वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि एयर ऑपरेशन होंगे। तो ये टैक्टिकल सरप्राइज बहुत अच्छी तरह से अचीव हुआ। और दूसरा, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी और बहुत ही डिटेल्ड हुई थी। और जो हमारे एक दो फेलियर्स भी हुए, वो भी हमने कैटर किए हुए थे, प्लानिंग में हमेशा होते हैं। और इस तरह से हमने उसको अचीव किया विद ग्रेट प्लानिंग एंड सरप्राइज। जी, आपने सर विभिन्न हिस्सों में भारतीय वायुसेना की तरफ से हिस्सा लिया है। आपके सर्विस करियर का कोई ऐसा दिलचस्प किस्सा जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहो अगर तो, कि जो आपको अभी तक याद हो? ऐसा है कि पूरे 40 साल ही बहुत दिलचस्प रहे हैं अभिनय मेरे लिए। एंड एयरफोर्स की जो मैंने लाइफ में 40 साल जो बिताए वो बहुत ही दिलचस्प रहे हैं, सारे के सारे 40 साल। और मैं कहता हूँ किसी को कि अगर मेरे को पुनर्जन्म मिलता है और मौका मिलता है तो मैं फिर से एयरफोर्स ज्वाइन करूंगा, और कोई और एयरफोर्स नहीं, इंडियन एयरफोर्स ही ज्वाइन करूंगा। तो दिलचस्प तो बहुत हुए हैं, रोमांचक और स्कैरी भी और डिफिकल्ट भी। अब जैसे कि मैं सी क्वालिफाइड था काफी, तो उसमें क्या है, डार्क नाइट में डीप इनसाइड द सी, जैसे 250 नॉटिकल माइल, 500 किलोमीटर आप इनसाइड हैं, और ऊपर भी क्लाउड्स हैं, नीचे तो कोई लाइट दिखती नहीं है, ऊपर भी अगर क्लाउड्स है, ओवरकास्ट है, तो ऊपर भी कुछ तारे वगैरह भी नहीं दिखते। तो बहुत ही डिस्कंसर्टिंग, बहुत ही ट्रिकी लगता है, डिसोरिएंटेटिंग लगता है। आपको ऐसा लगता ही नहीं कि आप फ्लाई कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप
किसी काले बंद कमरे में बैठे हुए चेयर के ऊपर और बस जी। कोई मूवमेंट का जो है आपको फीलिंग ही नहीं आता है। वो बहुत ही मेंटली डिस्कंसर्टिंग और डिसोरिएंटेटिंग होता है। तो दूसरी चीज़ 2-3 बार हमारे जो उड़ान में जो काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस भी आ जाती हैं, इमरजेंसी जिसको बोलते हैं, फेलियर्स हो जाते हैं। तो वो भी जी। हमने काफ़ी दिस थिंग फेस किए, बट उसके लिए ट्रेनिंग मिलती है तो उसको हैंडल कर सके। और मैं टैगडी जो हमारा टैक्टिक्स एंड कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, जो टॉप गन जी। जिसको बोला जाता है, उसमें मैं काफ़ी साल तक जुड़ा रहा। तो उसमें जो फ्लाइंग की हमने वो बड़ी रोमांचक थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी। जो कॉम्बैट डेवलप किया तो उसको बहुत एन्जॉय किया। सी फ्लाइंग, सी के ऊपर जो फ्लाइंग है, उसमें दोनों हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है। एक तो हवा में आदमी फ्लाई करने के लिए तो बना नहीं है, ना ही पानी में स्विम करने के लिए बना है। तो आपका ऊपर का एनवायरनमेंट भी थोड़ा एंटी मतलब हॉस्टाइल है ह्यूमन बीइंग के लिए और नीचे का भी, तो वो भी काफ़ी रोमांचक था। और जो हायर पोस्ट पे जाके जब आप अपना एक्टिव फ्लाइंग आपकी खत्म हो जाती है, लेकिन आप उसके बाद लीडर बन जाते हैं। लीडर इन द सेंस कि आपका लीडरशिप रोल आ जाता है, मैनेजमेंट रोल के बाद। तो उसमें काफ़ी रोमांचक, जैसे कि मैं काफ़ी लकी रहा, मैंने सारी कमांड्स में काम किया, ऑपरेशनल कमांड्स में। काफ़ी जी। ल ये गवर्नमेंट एजेंसीज़ के साथ काम किया, तीनों सर्विसेज़ के साथ मैंने एक्सटेंसिव काम किया है। मैं बहुत लकी रहा, जी। आर्मी के साथ भी मैं जुड़ा रहा, नेवी के साथ भी जुड़ा रहा। और सबसे ज़्यादा जो मेरे को सैटिस्फैक्शन मिला कि रिटायरमेंट से पहले मेरे को दोनों तरफ से मैं ईस्टर्न एयर कमांड में था जब डोकलम हुआ, तो वो मैंने जी। डोकलम ऑपरेशंस हैंडल किए। और जी। मैं वाइस चीफ था जब बालाकोट, तो मेरे को खुशी होती है कि एंड में जाके मेरे सर्विस करियर में एटलीस्ट ये दोनों अपॉर्च्युनिटी मेरे को मिली। तो जी। ये सारे जो इवेंट्स हैं मेरे को काफ़ी मेमोरेबल लगते हैं, और जब मैं कब सोचता हूँ अपनी एयर फोर्स लाइफ के बारे में, बहुत ही सैटिस्फाइड और फुलफिल्ड फील करता हूँ। हाँ, आपका बहुत ही बेबाकी के साथ सारे सवालों का आपने जवाब दिया। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सर बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू अभिनय। एंड मेरे को भी अच्छा लगा आपसे बात करने का। और आपने क्वेश्चंस भी बहुत बिल्कुल करंट और कंटेम्परेरी पूछे, जो कि आजकल के सभी पूछ रहे हैं, और मतलब ज़रूरत है कि इन पे विचार करने की। और जी। वन्स अगेन आपको धन्यवाद, और आप सारे व्यूअर्स को आपके चैनल के बहुत-बहुत गुड विशेस। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी लैंडिंग्स। थैंक यू। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।